नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी ऑल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक सीरीज जो शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं उसी को हम चला रहे हैं और इसी में आपको सबसे पहले इस्लाम का उदय एवं भारत में इसका किस तरह से विकास क्रम हुआ था, मैंने इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में दे चुका था। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत कि दिल्ली सल्तनत यानी इस्लाम का भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार आपको उनका वर्चस्व हुआ, धीरे धीरे बढ़ावा बढ़ा और वो कैसे हमारे देश पर आगे राज्य करने में कायम रहे, इस्लामिक स्टेट कैसे आए। इसके लिए हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किन शासकों का राज शुरुआती दौर पर हुआ था। तो आइए हम पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि हम सीरियली वाइज से टॉपिक वाइज करके रखे हैं ये नोट्स के अंतर्गत, लेकिन एक एक करके समय निकाल कर जो अच्छा हो आपके लिए उसमें शुद्धता जांचते हुए धीरे धीरे करके हम आपको एक एक करके अपलोड करते चले जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप हमारी सहयोग मदद समझ रहे कि किस प्रकार से करना है। तो चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी 1206 से 1526 तक। 1526 का अर्थ होता है इब्राहिम लोदी का शासन, जब तक कि ये मुगल वंश का स्थापना न हो जाए। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और छोटे छोटे ऐसे वंश हैं जिनका मतलब जिक्र जैसे सैयद वंश, तो इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहा तो जिक्र नहीं किए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है और उसमें उन्हीं शासकों का जो आए दिन आपके परीक्षा में पूछेंगे, तो मैं उन्हीं का जिक्र किया हूँ। उन्हीं से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं का यहाँ पर जानकारी दिया हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में आपको आज पढ़ाएंगे मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों को ही बताने में लगभग आधा घंटा के आसपास की वीडियो हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या है शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का कुछ शब्दावलियाँ हैं, ये आपको भी एक बार समय निकाल के एक बार करेंगे। देखिए, इस्लाम का उदय, विकास क्रम, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको जानकारी दे दिए हैं। और इसी प्रकार देखिए इस्लाम का भारत में विकास किस प्रकार हुआ, साफ सुथरा दे दिए हैं। और यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या है दिल्ली सल्तनत। अभी जस्ट बताया कि दिल्ली सल्तनत आज हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों देखिए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले एक नज़र इसके पीछे के इतिहास पर अगर जान लेते तो बेहतर होगा, ताकि हमें समझ में आए। दिल्ली सल्तनत स्थापित करने में प्रमुख योगदान किनका रहा है, यानी मुस्लिम राज्य स्थापित करने में किनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, उनके बारे में जानते हैं। भारत में तुर्की राज्य स्थापित करने की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम 712 के एक सफल आक्रमणकारी के तौर पर हुआ था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य और दोनों को बताते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनवी, इन दोनों ने तो भारत को इस्लाम से परिचित कराया, परंतु इन दोनों का उद्देश्य केवल यहाँ के बेशकीमती खजानों को लूटना और लूटकर फिर वापस अपने देश में जाकर बस जाना, यही इनका काम रहा। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि महमूद गजनवी जो था से भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसी प्रकार मोहम्मद बिन कासिम, कहा जाए कि भारत में पहला सफल आक्रमणकारी जो रहा, जो विजय प्राप्त किया, वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद महमूद गजनवी, जिसका विशेष जानकारी हमें मिलता है 17 बार में, जो 16वां आक्रमणकारी था वो 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जहां से सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, और वहां से बहुत सारे लोगों का कत्लेआम करते हुए वहां के सोने चांदी को वो लूट कर लेकर चला गया था।
भारत में तुर्की राज्य स्थापित करने की शुरुआत बोले कि मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी के से हुआ था, के समय से हो गया था, परंतु अंततः मोहम्मद गोरी ने तुर्की या मुस्लिम साम्राज्य की स्थापित करने की नींव रखी। किसने रखा दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी, इनका कोई संतान नहीं था, इसलिए अपने करीबियों के बजाय दास एवं दक्ष सेनापतियों को भारत की ओर जो विजित क्षेत्र है उसे बांट लेने का निश्चय किया। हालांकि मृत्यु से पहले इन्होंने कोई उत्तराधिकारी चयन नहीं किया था। इसमें जो चहेते और प्रमुख सेनापति थे वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनके अन्य दो सेनापति थे तजाउद्दीन ओल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा, और इस तरह से इनके अन्य और सेनापति थे, लेकिन इन्हीं 3-4 का मतलब नाम आता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जैसे राजपूतों के साथ युद्ध हुआ तो उसमें इनका विशेष योगदान रहा। इस प्रकार करके ऐबक उनका प्यारा हो चुका था। तो जब उनकी मृत्यु हुई मोहम्मद गोरी का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वेच्छा से, ताकि क्योंकि वो भी तो एक दास था और भी सब जितने भी सेनापति थे सब दासी थे, तो इन्होंने सोचा कि आपस में कोई ऐसा विवाद न पैदा हो, इसके लेकर वो स्वेच्छा से इन लोगों को मतलब बांट दिया कि ताकि ये सही सलामत आपस में रहें, शासन व्यवस्था सही से चलते रहे। लेकिन इसी बीच विजित प्रदेश को बांट दिया गया। इसके बीच की उत्तराधिकारी को लेकर शुरुआती में तो कुछ दिन ठीक लगा, फिर भी ये उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष करते रहे, लेकिन अंततः दिल्ली एवं लाहौर के क्षेत्र पर ऐबक का ही शासन रहा। मतलब प्रयास तो इन लोग को स्वेच्छा से तो बांट दिया था, परंतु ये स्वेच्छा से बांटना इनका रास नहीं आया। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अब मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ बात जानते हैं कि मोहम्मद गोरी की क्या है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया था, जिसमें ऐसे तो आक्रमण को कई बार किए थे, लेकिन वो इतने छोटे छोटे थे कि उसका कोई विशेष वर्णन नहीं। वो 4 आक्रमण का आपको याद करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको फायदे मतलब जानकारी के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से भी मतलब सही है। जिसमें 2 बार इनको हार का सामना करना पड़ा था और अन्य 2 बार इनको सफलता मिली थी। तो देखते हैं हार का सामना कब करना पड़ा था। तो चालुक्य वंशीय शासक था मूलराज द्वितीय का भाई भीम, और इसकी विधवा माँ नायिका देवी द्वारा यह पराजित किया गया था। यह स्थान था माउंट आबू जो पर्वत है उसी के नीचे एक कायद्रा नामक स्थान था। क्या था दोस्तों? कायद्रा नामक स्थान पर इनका आपस में युद्ध हुआ, जिसमें वो क्या हुए? पराजित हुए थे। दूसरा युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध 1191। प्रथम बार पराजित हुआ वो 1178 से 79 के बीच में चला था। दूसरा था तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज यानी चौहान वंश का जो प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय था उनके साथ युद्ध हुआ, जिसमें वो हार का सामना करना पड़ा था। अब देखते हैं कि सफलता इन्हें कब मिली। सफलता मिला तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो कि पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय के साथ ही हुआ था। इसी युद्ध के बाद भारत में इसी युद्ध के बाद समझिए कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। भारत में अपने विजित क्षेत्र को मुस्लिम साम्राज्य की ये नींव रखा गया। दूसरा मुख्य एक कनौज, इसके अलावा जो है दोस्तों कि कनौज के विजय, मैंने कहने का अर्थ है कि तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कनौज पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की लगातार। उपरांत भारतीय सिक्कों के समान नंदी लक्ष्मी अंकित सिक्के ढलवा, जिसके ऊपर देवनागरी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम, यानी ये खुशी में या यूँ कहिए कि अपने विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय
सिक्के चलवाए और जिस सिक्के के ऊपर देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था मोहम्मद बिन शाम। अभी अब देखें कि मोहम्मद गोरी के 2 युद्धों में इसको विजय और अन्य 2 युद्धों में पराजय का सामना करना पड़ा था। विजय हुआ उसी के साथ यहाँ यानी भारतीय क्षेत्र में तुर्की साम्राज्य की स्थापना यानी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुका था। आइए आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश का नाम। अब यहाँ पर इससे पहले बताया कि मोहम्मद गोरी जीत लिया। जीतने के बाद उनके जितने भी दास थे उनके बीच में जो मुख्य दास कुतुबुद्दीन ऐबक था, इन्होंने उनको आपस में बंटवारा कर दिया। स्पष्ट थोड़ा बता दे तो ज़्यादा और अच्छा होता कि किनको क्या मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंटवारा किसको कैसे किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक था से लाहौर एवं दिल्ली का एरिया लिया। तजाउद्दीन एल्दौज था से गजनी का हिस्सा अफगानिस्तान और नसरुद्दीन कुबाचा था से उच्च और मुल्तान का हिस्सा इसे दे दिया गया। फिर भी ये संतुष्ट आपस में नहीं थे और संघर्ष कर रहे थे। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर कब्जा कर पाया। अब देखते हैं कि दिल्ली पर जो मोहम्मद गोरी के बाद जो वंश की स्थापना हुई उस वंश का नाम क्या है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश का नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम मामलुक वंश सर्वाधिक प्रचलित है। इसे दोस्तों कहते हैं गुलाम वंश भी, लेकिन मामलुक शब्द जो होता है वो ज़्यादा प्रचलित है। मामलुक अफ्रीकी जो देश है जहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र के में जो आक्रमणकारी थे, जो अपने दासों को सेनापति वहाँ जो घोषित किए थे उसे उनको मामलुक घोषित किया गया था। तो इसलिए यहाँ भी दास ही थे, इसलिए इसका भी मामलुक वंश का कहा गया। गुलाम वंश बोलिए चाहे मामलुक, लेकिन ज़्यादातर मामलुक मतलब उचित है। इसका अर्थ होता है कि बंदी एवं दास नायकों द्वारा स्थापित राजवंश। इस वंश के 11 शासकों ने 84 वर्षों तक शासन किया। इस राजवंश के अंतर्गत 11 शासक थे जिन्होंने 84 वर्ष तक क्या किया दोस्तों, शासन। मामलुक राजवंश के अंतर्गत जो थे से ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का प्रमुख दास था, वो 1206 से 1210 तक रहा। यह राजधानी लाहौर लाया। उसके बाद आया आराम शाह 1210 में, ज़्यादा समय तक नहीं रहा। वह एकमात्र शासक है जो 8 माह का शासन किया। अब इसका नाम लाने का कारण क्या है, क्योंकि इसी को हराकर इल्तुतमिश ने हराया और पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। लेकिन इसमें प्रमुख बात यह रही कि ये अपने राजधानी को कहाँ लाया। पहले इन्होंने कहाँ रखा था, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको अब राजधानी दिल्ली। तो प्रश्न ये भी आ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मामलुक वंश की स्थापना के उस समय राजधानी क्या थी, तो उनको कहा जाता है लाहौर। लेकिन कहा जाए कि लाहौर से प्रथम बार किसने दिल्ली राजधानी शिफ्ट किया, तो वो था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी इल्तुतमिश दास ही था। यहाँ तक देखिए, अभी 10 जस्ट बोले कि 84 शासकों ने शासन किया, जिसमें अधिकतम क्या थे, एक सेनापति का दूसरा सेनापति दास था, माने एक राजा का दूसरा सेनापति दास का दास इस तरह से चलता आ रहा था। तो इसमें इल्तुतमिश भी दास था। साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी थी रजिया बेगम, उसी का ये क्या था, माने पति, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद हो गया। यानी रिश्तेदारी के तौर पर ये आगे की कहानी बढ़ी। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। फिर उसके बाद आया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में, वह एकमात्र महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत में कार्यरत रही। अगला रजिया सुल्तान के बाद आया मुजीबुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नसरुद्दीन मुहम्मद। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद मुइजुद्दीन कैकुबाबाद और अंत में आता है कैमर्स। अब इनमें जो महत्वपूर्ण है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, थोड़ा सा इतिहास में रजिया सुल्तान का,
और उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद हल्का और गियासुद्दीन बलबन, बस, और इन सब का कोई विशेष योगदान नहीं है। तो आगे देखते हैं कि इसके बाद कैसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, जो कि इसके शुरुआत में ही मैंने ये बात को बताई थी कि आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही दासत्व का जीवन जीता चला रहा था। यह प्रारंभ में काजी फखरुद्दीन अलू अब्दुल अजीज कुफी ने नैसापुर बाजार से खरीदा एवं इसे धनुर्धारी, घुड़सवारी एवं कुरान का जानकार बना दिया। इसकी मृत्यु के बाद इनके परिवार के सदस्यों ने मोहम्मद गोरी के हाथ बेच दिया। सन 1208 में गोरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी के पास आया और मन तन से मोहम्मद गोरी का पूरा सेवा सत्कार, यानी इसके सेनापति के तौर पर, दास सेनापति के तौर पर खरा उतरा। तो सन 1208 में मोहम्मद गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद ने दासत्व मुक्ति प्रदान कर दास से मुक्त कर दिया एवं सुल्तान को उपाधि प्रदान की। लेकिन फिर भी ये पूरा शासनकाल में यह अपने आप को मोहम्मद गोरी के स्वामी प्रेम का परिचय देते हुए इन्होंने मालिक एवं सिपह सलार पद की ही धारण किया था। ये मुख्य बात है दोस्तों। सिपह सलार ये पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक था, पूरा अपना जीवन काल मतलब शासनकाल जब से संभाला तब से ये सिपह सलार का ही, मतलब एक सेनापति या सेना नायक के तौर पर ही ये उसका राजकाज को संभाला। कभी भी वो स्वयं सुल्तान का पद धारण नहीं किया, भले इसे सुल्तान का खिताब इसके भतीजे द्वारा दे दी गया। मोहम्मद गोरी के भतीजे द्वारा किसने दिया था दासत्व से मुक्ति? तो इसका एक भतीजा था जिसका था गयासुद्दीन महमूद ने इसे दासत्व से मुक्ति प्रदान कर दी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना तो जैसा कि बता दें कि हमेशा सेनापति या सिपह सलार ही रहा। तो इन्होंने राजधानी लाहौर को बनाया। इसे उपाधि दिए गए लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला, पील बख्श माने हाथियों का दान करने वाला, कुतुब मीनार, कहने का मतलब कि इसने कुछ निर्माण कार्य भी किए। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरुआत की थी जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनाया गया। इसको पूरा काम इल्तुतमिश ने किया था। शुरुआत इसने की, लेकिन इसने का इल्तुतमिश इसके दामाद ने किया। कुव्वत उल इस्लाम, इसका मतलब होता है इस्लाम की शुरुआत। भारत की प्रथम मस्जिद जिसे पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर यह भी कहा जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो बना पृथ्वीराज तृतीय के जो राय पिथौरा में किला था उसको विध्वंस करके उसके ऊपर बनाया गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने इसे ही हराकर भारतीय क्षेत्र में एक इस्लाम धर्म की नींव रखी थी। तो वो एक मतलब कहा जाए कि इस्लाम की नींव के तौर पर उसे एक मस्जिद का उसका दास ने निर्माण करवाया था, क्योंकि वो कट्टर स्वामी भक्त था। और ये भी कहा जाता है कि 27 जैन मंदिर, कहा जाता है कि ये 27 जैन मंदिरों को तोड़कर इसका मतलब इसके ऊपर बनाया गया। यानी घुमा फिरा के कहा, सीधा सीधी मैंने कहा जाए बात कि इसमें जो इन्होंने जो भी बनाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह मंदिरों या किसी भी भवनावशेष पर ही बनाया गया था, चाहे 27 जैन मंदिरों का हो चाहे पृथ्वीराज तृतीय के राय किले पर हो। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह अजमेर में स्थित है। यह एक मस्जिद है जो विग्रह राव बिसल देव फोर द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर बनाया गया है। विग्रह राज बिसल फोर द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय था, उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। 2.5 दिन का मतलब कि यह 2.5 दिन में ही तैयार कर दिया गया था, ऐसा इसीलिए इसको नाम दिया गया। बख्तियार खिलजी
के बारे में आप इसकी जानकारी इसके कारनामों से ही स्पष्ट पता होता है कि ये कितना मतलब बेवकूफ़ कहिए, मतलब बेकार सेनापति कहिए साहब। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। ये इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। उसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को विध्वंस किया था। इससे बेवकूफ़ मतलब कोई सेनापति हो ही नहीं सकता है, जो मतलब अपने धर्म के नाम पर ऐसे चीज़ों को मतलब तोड़ा जिससे मानव कल्याण होने वाली बातें थी। बंगाल में अली मर्दान को सूबेदार नियुक्त किया। इसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। यानी किसी के कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई और इनका मकबरा लाहौर में है। कुल मिलाकर अगर इसका मूल्यांकन किया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा था और मोहम्मद गोरी कैसा, तो मोहम्मद गोरी से पहले इसका सारांश हम आपको बताना चाहेंगे। मोहम्मद गोरी से पहले जितने भी मुस्लिम शासक आक्रमणकारी आए, उनका मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना और वापस अपने देश की ओर चला जाना। मोहम्मद गोरी से पहले यानी मोहम्मद बिन कासिम हुआ, महमूद गजनवी हुआ, अलबतगीन हुआ, सुबुक्तगीन हुआ, ये जितने भी थे सब मतलब आए लुटेरे के तौर पर, लूटे और चले गए। लेकिन मोहम्मद गोरी जब आया तो हमारे देश में आने के बाद उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की और इसके साथ मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि वो खुद लंबे समय तक राज्य नहीं किया, क्योंकि उसका बहुत राज्य का माने बड़ा राज्य था, तो वो अपने दासों में विभक्त कर दिया। दास में था कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका मेन दास। इसमें कुतुबुद्दीन भी एक अच्छा परिचय, दासों का अच्छा परिचय देते हुए कि आपस में दासों में विवाद न हो, इन्होंने अपने दास भाइयों में मतलब इसके विजित भारत क्षेत्र में साम्राज्य या भारत से बाहर जो भी क्षेत्र थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर में छोड़ के गया था मोहम्मद गोरी, उसे आपस में विभाजित कर दिया, लेकिन स्वयं दिल्ली एवं लाहौर क्षेत्र रखा। इसके बाद इनमें आपस में विवाद होता है तो शादी विवाह के माध्यम से या हल्का फुल्का झड़प से या कोई संबंध करके कुछ दिनों तक तो ये विवाद को कुतुबुद्दीन ऐबक रोक के रखा, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। अंतोगत गंभीर संघर्ष किया और कुतुबुद्दीन दिल्ली के सतह पर काबिज हुआ। कुतुबुद्दीन भी एक दास था। ये बचपन से ही दासत्व का शिकार हो चुका था। किसी तरह से वो मोहम्मद गोरी के हाथ में आया। मोहम्मद गोरी इसको ये पहले से ही सब कुछ सीख चुका था, तो मोहम्मद गोरी के बहुत मतलब काम के सेनापति में आया और उसका नज़दीकी सेनापति में गया। मुख्य बात यहाँ है कि इसे दासत्व की मुक्ति पर पत्र प्रदान किया गया था इसका भतीजा ने। और एक और मुख्य बात इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन भर सिपह सलार का ही पद धारण किया, उसी के दौरान लेकर ही मतलब मर गया। वो सुल्तान कभी भी अपने आप को घोषित नहीं किया। इसके साथ साथ है कुतुब मीनार का निर्माण कब किया और किसके नाम पर किया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद एक निर्माण कार्य है कुव्वतुल इस्लाम, जो भारत की प्रथम मस्जिद जो है। इसके अलावा है 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसका मुख्य सेनापति है जो बख्तियार खिलजी। इसके और भी सेनापति थे, परंतु उसमें मुख्य बख्तियार खिलजी है, जो मतलब जिसको ना चाहते हुए भी हमको याद करना पड़ेगा। और इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन मूल्यांकन ख़त्म होता है कि कुतुबुद्दीन एक दास होते हुए अपने दासत्व का पालन किया और स्वामी भक्त का हमेशा परिचय दिया। तो आपको कैसा लगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक यानी मोहम्मद गोरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक की कहानी? अब जैसा होगा आप कमेंट के माध्यम से जानकारी हमें पेश कीजिएगा, क्योंकि हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाए। इसको ज़्यादा किताबों में तो ढेर सारी बातें दी हुई है, मतलब हर एक राजा का तो लगभग एक ही है, वहाँ से ये राजा यहाँ आता है, छोटे छोटे राजाओं को हराता है, फिर कैसे पैठ बनाया है, तो ये सब बात एक ही है। लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको मेन और सटीक है वो मैं आपके पास लाया हूँ। तो
आपको स्टडी हॉलीडे में आप सभी को फिर से पुनः स्वागत है। और मैं इस टॉपिक को यहीं पर रखता हूँ। बाकी अगले टॉपिक को अगले जब समय मिले तो आपको रिकॉर्ड करके दोबारा आपके सामने पेश करूँगा। इस तरह से मध्यकालीन भारत का इतिहास का आज ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि पहले से हम ढेर सारे बना के रखे हैं और एक एक करके समय निकाल के करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और जो तकलीफ़ हो या कोई दिक्कत लगे तो आप हमसे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।